Welcome all of you. I am Assistant Professor Navnath Pawar from the Department of Botany, SNJBS Art, Commerce and Science College, Chandwad. This is our fourth lecture on seed science, and in last lecture we are studied about the classes of seed, right? So we are studied 5 classes of seed, that is nuclear seed, breeder seed, foundation seed, registered seed and सर्टिफाइड सीड. सो न्यूक्लियर सीड क्या होता है कि इट इज़ एन इनिशियल हैंडफुल ऑफ सीड. ओके, जो भी ब्रीडर उसको प्रोड्यूस करेगा तो वो उसको सर्टिफाइड करके देगा आगे. उसके बाद में था ब्रीडर सीड, जो कि 100% प्योर होता है जेनेटिकली और फिजिकली, जिसको हम गोल्डन येलो कलर का टैग लगाते हैं. बाद में आता है उसके बाद में फाउंडेशन सीड, जो कि प्रोजेनी होती है ब्रीडर सीड की, उसके लिए वाइट कलर का टैग लगता है. उसके बाद में फोर्थ क्लास आता है रजिस्टर्ड सीड का. उसके लिए क्या था कि पर्पल कलर का टैग था, और ये क्या है कि ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है. ओके, इसको जो भी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज है तो उसके अंडर में इसको ग्रो किया जाता है. और लास्ट का था जो था सर्टिफाइड सीड, उसके लिए टैग था ब्लू कलर का, और ये भी फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है. फाउंडेशन सीड की 2 प्रोजेनी, एक तो रजिस्टर्ड और दूसरी थी सर्टिफाइड सीड. उसके बाद में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड देखा था, और बाद में एक पॉइंट कवर किया था जो कि मेजर सीड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें मैंने आपको 4 क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी. पहली थी फिज़िकल क्वालिटी, दूसरी जेनेटिक प्योरिटी थी, बाद में तीसरे नंबर पर मैंने आपको पढ़ाया था फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, जिसमें 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया था. एक था सीड जर्मिनेशन और दूसरा था सीड विगर, और उसके बाद में था सीड हेल्थ. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लास्ट लेक्चर, एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज द सीड मॉर्फोलॉजी. तो सीड मॉर्फोलॉजी में पॉइंट है सीड स्ट्रक्चर, और आज हम पढ़ने वाले हैं 3 सीड के स्ट्रक्चर. उसमें एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोड दिया हुआ है आपके सिलेबस में. तो एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोड पढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने आपको मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, जो कि सीड फॉर्मेशन करता है, कि सीड कैसे फॉर्म होता है. बाद में उसका हम डिटेल में जाएंगे. सो यहाँ पे मैंने एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया है. ओके, जो कि आपको एंजियोस्पर्मिक फ्लावर दिखाई दे रहा है, जो वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज़ हमको देता है कलर्स की, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो कुछ मैं आपको बताऊंगा नहीं. ओके, सो क्या होता है इस फ्लावर में, तो हम देखते हैं कि उसमें 2 टाइप्स के वल्स होते हैं. एक तो नेसेसरी होते हैं और दूसरे एसेसरी. और जो एसेसरी होते हैं उसको हम सेपल्स और पेटल्स कहते हैं, और जो नेसेसरी होते हैं वो क्या होते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. तो यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी नीचे से अगर हम जाएंगे तो पहले दिया हुआ है सेपल्स, जो कि ऑलवेज ग्रीन कलर के होते हैं, जो क्या करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस फ्लावर को. बाद में आते हैं पेटल्स. अभी पेटल्स का रोल आपको पता है कि वो जो पॉलिनेटिंग के लिए इंसेक्ट वगैरह है उनको अट्रैक्ट करता है, और ये भी इसका फंक्शन भी आप प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा पकड़ सकते हैं. ओके, और उसके बाद में अगर हम ऊपर जाएंगे, अभी ये बीच का पार्ट नहीं देखना है हमको. ओके, तो ऊपर अगर हम जाएंगे तो मेल पार्ट, जिसको कि हम एंड्रोसियम कहते हैं, और एंड्रोसियम जो है तो वो 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं. एंड्रोसियम बोल लीजिए या आप स्टैमेन बोल लीजिए, क्योंकि एंड्रोसियम जो है तो वो होल मेल पार्ट के लिए कंसेप्ट आता है, और स्टैमेन जो है वो सिर्फ एक के लिए कंसेप्ट आएगा. ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्या है, ये यहाँ पे एंथर दिया हुआ है, और उसको जो होल्ड किया है वो है उसकी फिलामेंट. ओके, बाद में ये एंथर का डिहाइसेंस दिखाई गया है यहाँ पे, जहाँ से क्या होता है कि पोलन ग्रेन आ रहे हैं यहाँ पे स्टिग्मा पर. ओके, और अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे गाइनोसियम के बारे में, तो गाइनोसियम के 3 पार्ट हैं हमको पता है. जो कि ऊपर वाला है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, बीच का पोर्शन है वो स्टाइल, और अंदर का जो पोर्शन है उसको हम ओरी बोलते हैं.
ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओहुल। सो दिस इज़ एन एनाट्रोपस ओहुल। ओके, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमको क्या पढ़ना है कि सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने हैं एंडोस्पर्म, कॉटिलिडॉन और एम्ब्रियो के। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो एंथर दिया गया है यहाँ पे, मैंने पिछली बार भी डिनोट किया था। तो देखिए ये जो एंथर है तो ये कैसा दिख रहा है आपको, तो ये बायलोब्ड एंथर होता है, मतलब 2 लोब होते हैं इसके। उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एंथर है तो वो कैसा है कि टेट्राइड की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब 4 चैम्बर दिखाई दे रहा है इसमें, राइट। तो ये जो 4 चैम्बर है तो ये 4 चैम्बर क्या है कि इसमें जो माइक्रोस्पोर है वो प्रोड्यूस करते हैं ये 4 चैम्बर। इनको हम बोलते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, और ये जो फीमेल पार्ट दिया गया है यहाँ पे, ये पूरा वाला भी मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ओके, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओरी। इसके बीच में क्या होता है कि ओल का फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसा होगा ये अभी मैं आपको इस डायग्राम में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ज़रा मैं आपको ओल समझा दूँ कि अभी हम ये देखिए, ये एनाट्रोपस ओल का डायग्राम है। इसमें आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो ओल है वो अटैच है प्लासेंटा को। ओके, ये जो नीचे दिया गया है ये क्या है, तो ये प्लासेंटा है, मतलब जहाँ पे ओवरी को ये ओवल अटैच है। और किससे अटैच है, तो उसके लिए ये फिनिकल दिया है। ओके, फिनिकल के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो लाइन बनाई हुई है उसको हम रैफी या फिर वैस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसको एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग दी गई है, ये वाली, जो कि दोनों तरफ से है यहाँ पे। अभी ज़्यादा गंदा हो गया ये, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, तो ठीक है, ये प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है। तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, 2 लेयर में डिवाइड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स, जो कि एक आउटर इंटेगुमेंट्स है और ये क्या है, इनर इंटेगुमेंट्स। ओके, तो इंटेगुमेंट्स के अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये चलाजल एंड मिलेगा। ये जो नीचे वाला एंड है इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल एंड। बाद में हम अगर इसके अंदर जाएंगे तो अंदर ये जो सैक है तो इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ओके, और एम्ब्रियो सैक में अगर आप देखेंगे तो ये एम्ब्रियो सैक कैसी दिख रही है आपको, तो ये है 7 सेल्ड, मतलब 7 सेल है इसमें, जो कि 3 जो है वो ये 3 वाली, अभी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो ये जो 3 वाली है तो ये है एक सेल के तरफ की, मतलब एक सेल है और दूसरी है सिनर्जिड्स माइक्रोपाइलर की तरफ से, और चलाजल एंड की तरफ की ये जो 3 है तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, तो अभी मैंने इसको बोला है कि 7 सेल्ड, और इसको आप बोल सकते हैं 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड क्यों, क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें क्या दिखाई देगा आपको कि 8 तरह के इसमें न्यूक्लियस है। देखिए ये नीचे वाले 1 2 3, देन ऊपर वाले 4 5 6 एंड बीच में 2 है 7 और 8। ओके, लेकिन ये जो बीच वाला जो है तो इसको हम एक ही सेल बोलते हैं। ओके, तो इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। अभी अगर हम जाएंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की तरफ से, अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ये जो पोलन है वो क्या हो रहा है, ये जो पोलन है वो क्या हो रहा है, यहाँ से डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ पे, तो स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो अभी जब ये पोलन ग्रेन या फिर आप इसको माइक्रोस्पोर बोलेंगे, ये स्टिग्मा पर जब डिपॉजिट हो गए तो इसमें ये क्या करेंगे कि एक पोलन ट्यूब जनरेट करेंगे। यहाँ से देखिए ये क्या आ गई, तो पोलन ट्यूब आ गई। इस पोलन ट्यूब में क्या है कि इस पोलन ट्यूब में हैप्लॉइड मेल गैमेट प्रेजेंट होगी, मतलब एक यहाँ पे पकड़ लेते हैं और एक यहाँ पे पकड़ लेते हैं हम। ओके, तो ये क्या है, तो हैप्लॉइड मेल गैमेट है दोनों के दोनों।
ये क्या करने वाले हैं अभी, एंटर करने वाले, कहाँ पे, ओवल में एंटर करने वाले, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब भी ये एंटर करेंगे उसके बाद में। ओके, अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। अभी देखिए हम यहाँ पे चलते हैं इस स्लाइड में। पिछले वाला आप इमेजिन कर लीजिए ज़रा, इमेजिन कर लीजिए, या फिर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से बना दी, ये पोलन ट्यूब बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये वाली हो गई पोलन ट्यूब। इसमें क्या है, तो इसमें 2 मेल गैमेट है। वो कैसे है, तो वो हैप्लॉइड मेल गैमेट है, दोनों की दोनों। अभी ये जो हैप्लॉइड मेल गैमेट है ये क्या करेंगे, अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। अभी ये जो पोलन ट्यूब है तो वो कैसे एंटर करती है, उसमें भी कंसेप्ट है। मतलब अगर इसकी जो एंट्री है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से हुई, जो कि मैंने अभी दिखाई यहाँ पे, मतलब इस तरफ से एंट्री हुई, तो इसको बोलते हैं हम पोरोगैमी। ओके, 3 टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है पोरोगैमी, दूसरा होता है चलाजोगैमी, और तीसरा होता है मेसोगैमी। तो अगर ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंट्री करती है तो इसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। अगर ये जो पोलन ट्यूब है ये एंट्री करेंगी चलाजल एंड से, मतलब अगर इसने यहाँ से एंट्री कर दी, यहाँ से अगर एंट्री हुई इसकी, तो इसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी। और अगर इसकी एंट्री हो गई इंटीगुमेट्स में से, मतलब एक तो इस साइड से या फिर इस साइड से, कौन से भी एक साइड से अगर इसकी एंट्री हो गई तो उसको हम बोलते हैं मेसोगैमी। ओके, तो ये क्या है, पोलन ट्यूब का एंट्री का मैकेनिज्म है। इन 3 मैकेनिज्म में डिवाइड होता है। एक है पोरोगैमी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द चलाजल एंड जिसको हम बोलते हैं चलाजोगैमी, और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द इंटीगुमेट्स, तो इसको हम बोल देंगे मेसोगैमी। ओके, सो ये 3 टाइप के कंसेप्ट हो गए यहाँ पे। तो अभी हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर देखेंगे तो यहाँ से ये पोलन ट्यूब अगर एंटर हो गई और इसमें क्या है, तो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाई गई। तो क्या होगा, पहला जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ होगा एक सेल की पास। ओके, ये क्या है, तो एक सेल है जो कि बाद में उसके पास में क्या है, तो 2 सिनर्जिड्स है, या फिर इसको आप नर्स सेल भी बोल सकते हैं। मतलब अस्पताल में जब जाते हैं तो वो नर्स क्या करती है, तो केयरिंग करती है ना सबकी, वैसे ही ये क्या है कि ये जो 2 सिनर्जिड सेल है तो वो केयर करती है किसकी, तो एक सेल की। तो अभी ये जो पहला मेल गैमेट है वो फ्यूज़ हो गया एक सेल के पास, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो गया। ओके, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट, जिसको कि टर्म दिया जाता है सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और ये जो दूसरा मेल गैमेट है, तो ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज़ होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। ओके, तो ये क्या हो गया कि दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो ना, तो इसको हम बोलेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर आप ट्रिपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको। ट्रिपल फ्यूजन किस लिए, क्योंकि पहले तो इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे और बाद में एक और चला गया। समझ में आ रहा है क्या आपको, ट्रिपल फ्यूजन किस लिए, क्योंकि देखिए ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है तो वो क्या है, 2n है। ओके, और ये क्या है, तो ये सिंगल n है, तो 2n प्लस 2n प्लस n, तो अगर हम n लेंगे यहाँ पे 2n प्लस n का, और चलो ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो देख लीजिए ये पहले के 2 n थे यहाँ पे, और उसमें क्या हो गया कि एक और n यहाँ पे आ गया, तो उससे क्या होगा, ये जो है तो ये 3n बन गया। ये क्या होगा, 3n। अभी ये डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो फर्टिलाइजेशन हुआ एक सेल के साथ वो बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा यहाँ पे। ओके, और ये जो जाइगोट है तो वो कैसा है, डिप्लॉयड जाइगोट है, मतलब 2n का। दूसरा जो मेल गैमेट है वो जो फ्यूज़ हुआ है सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास में, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे, तो ये क्या बनाता है, तो ये एंडोस्पर्म बनाता है।
क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। ओके, ये हो गया एंडोस्पर्म। अभी देखिए हमको क्या पढ़ना है कि एम्ब्रियो पढ़ना है, एंडोस्पर्म और सीड कोट। ओके, 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं हमको। तो जाइगोट फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा आपको कि क्या हुआ कि एक जो पोलन ट्यूब थी, वो पोलन ट्यूब आ गई यहाँ से, और उस पोलन ट्यूब में क्या थे, तो 2 मेल गैमेट थे। वो 2 मेल गैमेट में से पहला फ्यूज़ होगा एक सेल के पास में, एक सेल के पास में वो फ्यूज़ होती है, उसने जाइगोट बना दिया, और जाइगोट क्या बनाएगा कि एम्ब्रियो बनाएगा। बाद में जो दूसरा मेल गैमेट है ये वाला, तो ये वाला फ्यूज़ होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास में, ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। ओके, और अभी हमको क्या चाहिए कि सीड कोट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग है, जो इंटीग्यूमेंट्स 2 है, एक तो इनर वाली और दूसरी है आउटर वाली। तो ये 2 इंटीग्यूमेंट्स है, ये क्या बनाएगी, तो ये 2 इंटीग्यूमेंट्स बनाएगी सीड कोट। ओके, तो ऐसे बन जाता है हमारा सीड कोट। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि हमको जो स्ट्रक्चर पढ़ना है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम डायरेक्टली जाते हैं अभी पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो हमने कैसे बनते हुए देखा था, मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा उसको, कि जो मेल गैमेट आया था पहला, ओके, एंड्रोशियम की तरफ से पोलन ट्यूब जो जनरेट हुई थी, तो उसमें से जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एक सेल के साथ फ्यूज़ हुआ था, उससे बना हमारा डिप्लॉयड जाइगोट। और वो डिप्लॉयड जाइगोट जब फर्दर उसकी डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट के टाइम पे ये बनाएगा हमको एम्ब्रियो। ओके, तो अभी डिफरेंस दिया हुआ है मैंने पहले पॉइंट में, एक तो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड एम्ब्रियो। क्योंकि हम जब भी सीड की डेफिनेशन करते तो कभी कभी ऐसी डेफिनेशन करते कि सीड इज़ नथिंग बट द एम्ब्रियोनिक प्लांट। ओके, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एम्ब्रियो अलग है या सीड से या फिर नहीं। तो क्लियर डिफरेंस है उसमें। एन एम्ब्रियो इज़ द यंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म बिफोर इट एमर्ज फ्रॉम द सॉइल। ओके, तो एम्ब्रियो क्या है कि यंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, और सीड क्या है कि ए सीड इज अ एम्ब्रियोनिक प्लांट विच स्टोर फूड एंड आर एंक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग विच गिव राइट टू ए न्यू प्लांट। तो अभी सीड और एम्ब्रियो में एकदम सिंपल सा डिफरेंस है कि पहले क्या बनता है कि जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनेगा कि एक मल्टीसेलुलर जो बॉडी बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे कि एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है तो उसमें हम सीड स्ट्रक्चर में आगे देखेंगे कि उसमें रेडिकल रहेगा, प्ल्यूम्यूल रहेगा। ओके, सीड कोट भी मतलब ये सब चीज़ें होगी उसमें। और सीड क्या है, मतलब एम्ब्रियो अलग है और सीड क्या है कि तो सीड जो होल कंसेप्ट है उसको मिला के सीड बनता है। मतलब एम्ब्रियो हो, कॉटिलिडॉन और एंडोस्पर्म, ये जो 3 चीज़ें हैं, तो ये 3 चीज़ों से क्या बनता है, सीड। ओके, सो दिस इज़ क्लियर डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप के सीड की डायग्राम ली है। पहली है डाइकॉट सीड और दूसरी जो डायग्राम है वो है मोनोकॉट सीड की। तो डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का डिफरेंस आपको पता होगा कि द सीड हैविंग 2 कॉटिलिडॉन, so it is an dicot seed, and seed having only 1 cotyledon, so this is an monocot seed। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ क्या है कि यहाँ पे एक एंडोस्पर्म दिया हुआ है। एंडोस्पर्म अभी क्या है, तो एंडोस्पर्म में सीड का जो भी फूड होगा तो वो फूड इसमें स्टोर होगा एंडोस्पर्म में, जो कि स्टार्च या फिर ऑयल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा यहाँ पे। बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक एपिकॉटिल का पोर्शन है, बाद में है बीच में हाइपोकॉटिल, और उसके बाद में है रेडिकल। रेडिकल के बाद में आपको दिखाई दे रहा है क्या है कि कॉटिलडॉन, जो कि डाइकॉट सीड में 2 है और मोनोकॉट सीड में सिर्फ 1 ही है। और उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है ये है सीड कोट। ओके, तो जो 3-4 चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, मतलब आप 3 ही कंसिडर कीजिए इसमें, एपिकॉटिल, बाद में हाइपोकॉटिल और रेडिकल। तो ये 3 चीज़ों का मिलके बनता है हमारा एम्ब्रियो। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का एम्ब्रियो का सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पे। अभी ये जो एपिकॉटिल है, तो एपिकॉटिल क्या करता है कि जो शूट है उसको डेवलप करता है, और रेडिकल जो है वो क्या करेगा कि रूट को डेवलप करेगा।
अगर ये मोनोकॉट सीड है तो उसमें भी वैसा है, लेकिन मोनोकॉट सीड में हम दो चीज़ें बढ़ा देते हैं सिर्फ। यहाँ पे हमारा होगा कोलेओराइजा और यहाँ पे होता है कोलियोप्टाइल। हाँ, मतलब क्या है, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है दोनों भी यहाँ पे। और वो क्या करेंगे, जो कोलियोराइजा है तो वो रूट प्रोड्यूस करता है, जो कोलियोप्टाइल है वो शूट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मेज सीड की जैसा। देखिए यहाँ पे कॉर्न सीड लिखा है, और जो बीन सीड होते हैं, आप सिंपल से एग्जांपल ले लेंगे तो ग्राउंडनट का जो सीड है, अगर आप उसको डिसेक्ट करेंगे तो वो दो कॉटलीडॉन में डिसेक्ट होगा। सो दिस इज़ द सिंपल स्ट्रक्चर है मोनोकॉट का। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट सीड, या फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट सीड। सो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको देख के घबराने की कोई बात नहीं है, सिंपल सा है। तो पहले क्या है कि एक सिंगल सेल दी गई होगी और उसमें उसके बाद में वो क्या करेगी कि डिवाइड होगी। अभी जो सिंगल सेल है वो क्या होगा, तो यहाँ पे जाइगोट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जाइगोट है। हाँ, जो कि जाइगोट क्या बोलते हैं हम, डिप्लॉयड जाइगोट बोलते हैं। तो ये जो जाइगोट है ये फर्स्टली दो सेल में डिवाइड होगा। ओके, तो ये एक बड़ी वाली सेल और दूसरी जो है वो छोटी वाली सेल। ठीक है, चलिए मैं पेन नहीं यूज़ करता इस पर, ऐसे ही बताता हूँ आपको, सिर्फ पॉइंट आउट करूँगा। तो अगर आप सेल देखेंगे तो ये जो बड़ी वाली सेल है इसको बोलते हैं हम बेसल सेल, और उसके नीचे जो है छोटी सेल तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनल सेल। ओके, तो जो बेसल सेल है वो बेसल सेल क्या करेंगी कि सस्पेंसर का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सस्पेंसर, अभी सस्पेंसर किसको बोलेंगे आप, कि अगर आपको कुछ फाउंडेशन वगैरह चाहिए, हाँ, तो उसके लिए क्या होता है कि हम सस्पेंसर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए तो वो इसकी तरफ से ले सकते हैं। हाँ, तो ये जो बेसल सेल है वो क्या बनाएंगी, तो सस्पेंसर बनाएंगी, और ये कैसी होती है, साइज़ में लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल सेल। ओके, अभी ये जो बेसल सेल है वो क्या होगी, ये टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एड होगी, और जो टर्मिनल सेल है ये टूवर्ड्स द चलाजल एड होगी। ओके, मतलब अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये बेसल सेल जो है ये यहाँ पे आ गई, और जो टर्मिनल सेल है वो इस तरफ आ गई। हमने देखा ना डायग्राम में कि ये क्या है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये नीचे वाला, और ये ऊपर वाला जो है वो चलाजल एंड है। तो साइज़ का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बेसल सेल एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल सेल क्या होगी, तो साइज़ में ज़्यादा है। तो जो ये जो बेसल सेल है वो बाद में क्या करेंगी, ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी, और डिवाइड होते हैं उससे क्या बनेगा, तो बहुत सारे सस्पेंसर सेल का ग्रुप बनेगा। मतलब जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मैंने, ये सस्पेंसर सेल का ग्रुप है। तो ये सस्पेंसर सेल जनरली 8 to 10 सेल का ये सस्पेंसर होता है, जिसमें जो अपर वाली सेल है तो उसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली बेसल सेल होगी तो उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ओके, तो ये दो टाइप्स की सेल है सस्पेंसर में। ये क्या कर रही है कि अभी ये जो होल सस्पेंसर है वो क्या करेगा कि नीचे वाली जो सेल है, मतलब टर्मिनल सेल क्या करेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा। ओके, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, तो न्यूट्रिशन मिलेगा हमें सस्पेंसर से। अभी सस्पेंसर कहाँ से न्यूट्रिशन, मतलब सस्पेंसर कहाँ से एब्सॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन, तो सस्पेंसर को जब भी न्यूट्रिशन चाहिए तो वो लेगा न्यूसेलस से। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो न्यूसेलस से वो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा, और किसको डोनेट करेगा, तो ये डोनेट करेगा टर्मिनल सेल को। अभी टर्मिनल सेल का क्या रोल है कि उसको एम्ब्रियो डेवलप करना है। तो ये जो टर्मिनल सेल है पहले तो सिंगल होगी, बाद में वो लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होगी। लॉन्जिट्यूडनली पहले तो ये एक क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन करेगी। ओके, और क्वाड्रेंट के बाद में ये ऑक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगी। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो इसको आप प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। ओके, प्रो एम्ब्रियो। ओके, इतना ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये प्रो एम्ब्रियो हो गया हमारा। और अभी जो ये प्रो एम्ब्रियो है ये कंसेप्ट आप थोड़ा सा याद रखिए। अभी ये रिमेंबर आपको करना है कि जो हम आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो,
तो यहाँ तक के जो स्टेजेस है वो मोनोकॉट में भी सिमिलर ही होंगे। मतलब क्या, एक सिंगल सेल का जाइगोट होगा वो डिवाइड होगा टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसमें से जो बेसल सेल है तो वो फॉर्म करेगी सस्पेंसर को, और जो टर्मिनल सेल है चलाचल एंड की तरफ के तो वो क्या करेगी, तो वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, बाद में जो बेसल सेल है जो सस्पेंसर फॉर्म कर रही है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, और जो टर्मिनल सेल है वो लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड होगा। पहले क्वाड्रेंट फिर ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। क्वाड्रेंट समझते हैं ना, 4 सेल का जो होता है उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ऑक्टेंट मतलब 8 सेल का। बाद में इसकी जो डिवीज़न है वो ऐसे ही चलती रहेगी, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो एम्ब्रियो है तो वो एम्ब्रियो क्या होगा कि इस तरह से डेवलप होगा। अभी डेवलप होते ही उसमें कॉटिलिडॉन बनेगी। अभी ये क्या बन गए, 2 कॉटिलिडॉन बन गए। और ये जो सस्पेंसर है सेल है जो कि नंबर में होगी 8 to 10, तो वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, उसका डिजनरेशन होगा और 4 से 5 सेल रह जाएंगे सिर्फ यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, अभी ये जो डायग्राम में दिखाया गया है तो डायग्राम में ये डायग्राम आप उल्टी है, ओके, उल्टा करके देख सकते हैं इसको। तो अभी इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो देखिए सस्पेंसर यहाँ पे है, और जो कॉटिलिडॉन वगैरह है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में तो इसमें क्या है कि जो सस्पेंसर है तो वो यहाँ पे है, और जो कॉटिलिडॉन है और पूरा स्ट्रक्चर है वो उल्टा दिया हुआ है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये डाइकॉट का पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो उसमें क्या है, तो 2 कॉटिलिडॉन है, डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलिडॉन्स। देन स्टेम का टिप है जिसको हम प्लीम्यूल कहते हैं, जो क्या करेगा कि शूट का डेवलपमेंट करेगा। बाद में क्या है कि रूट रीजन है जो कि रेडिकल है जो रूट को डेवलप करेगा। ये न्यूसेलस का रोल बताया मैंने आपको कि सस्पेंसर क्या करता है, इससे न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा। बाद में क्या है, तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो कि डिस्पर्स हुए साइड में। बाद में क्या है, सस्पेंसर है, और ये इनर इंटीग्यूमेंट्स दी गई है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो। उसके बाद में हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट। अभी मोनोकॉट में एम्ब्रियो कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ऑल जो चीज़ें हैं प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक वो सेम ही रहेगी। ओके, मतलब क्या होगा कि एक जो सेल है जाइगोट तो वो डिवाइड होगा 2 पार्ट में। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है मेरे से, तो आपको ये सब पकड़ के रखना है। जो लार्ज सेल है तो उसको हम बेसल सेल बोलेंगे, जो साइज़ में कम है उसको हम टर्मिनल सेल बोलेंगे। जो बेसल सेल है वो क्या फॉर्म करेगा, सस्पेंसर फॉर्म करेगा, और जो टर्मिनल सेल है वो क्या फॉर्म करेगी, तो वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो ऑल दोज कंसेप्ट दिस आर सिमिलर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या बन गया है, अभी प्रो एम्ब्रियो है। प्रो एम्ब्रियो में आपको दिखाई दे, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ की एक सेल पकड़ लीजिए तो ये 8 सेल का ऑक्टेंट बन गया। मतलब ये क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ तक की सब जो चीज़ें हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या है, सेम है। उसके बाद में क्या होगा कि जो सेल है टर्मिनल सेल, ये क्या करेगी कि जो रूट अपेक्स और कोलियोराइजा है तो उसका फॉर्मेशन करेंगी। एंड द 4 सेल ऑफ द प्रो एम्ब्रियो टुवर्ड्स द सस्पेंसर फॉर्म्स द स्कूटेलम। अभी देखिए सस्पेंसर की तरफ की, मतलब ये देखिए ये सस्पेंसर है तो इसके तरफ की ये जो 4 सेल है वो क्या करेगी, स्कूटेलम का फॉर्मेशन करेगी। एंड द डिस्टल सेल फ्रॉम प्लीम्यूल एंड हाइपोकॉटिल एंड फॉर्म हाइपोफाइसिस रेडिकल फॉर्म। तो ये जो डिस्टल सेल है तो वो क्या करेगी कि ये प्लीम्यूल एंड हाइपोकॉटिल का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि हाइपोफाइसिस बताया था मैंने आपको कि जो बेसल सेल है उसकी सबसे बेस की जो सेल है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ओके, बाद में क्या होगा कि कॉटिलिडॉन का फॉर्मेशन होगा टर्मिनल पोजीशन में। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये कॉटिलिडॉन का फॉर्मेशन हो गया है टर्मिनल पोजीशन में। ओके, और जो प्लीम्यूल है तो उसके बाद में ये प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होगा
तो उस प्लूम्यूल को कवर करेगा कौन, तो कोलियोप्टाइल। मैंने आपको बताया ना कि जो शूट डेवलपमेंट होगा मतलब प्लूम्यूल, तो प्लूम्यूल का जो भी आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, तो कोलियोप्टाइल, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और जो रूट है, रूट की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ओके, सो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो टोटल एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें क्या क्या है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोलियोराइजा है, उसके बाद में रूट कैप है और रेडिकल है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हुआ, तो ये रूट फॉर्मेशन हो गया। बाद में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद में ऊपर से क्या है, तो स्कुटेलम है और कोलियोप्टाइल है और शूट अपेक्स है और बाद में है एपीब्लास्टोस का। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ओके, सो डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो जो है तो वो मैंने आपको अभी समझाया है। बाद में अगर आपको इसमें कुछ लगे कि अभी ये कंसेप्ट इसमें नहीं आया तो आप मेरे को बता सकते हैं। हाँ, आप मेरे कांटेक्ट कीजिए, मैं उस पर और एक लेक्चर बनाऊंगा। चलिए अभी नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम, एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, वो डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट से हुआ था। द एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू प्रोड्यूस इनसाइड द सीड ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन. It is a triploid in most species. It surrounds the embryo and provide nutrition in the form of starch, though it can also contain oil and protein. This can make endosperm a source of nutrition in animal diet. So एंडोस्पर्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, कि ये फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो मोस्टली ये कैसा होता है कि ट्रिप्लॉइड है और इसमें क्या है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है और स्टार्च के साथ साथ कुछ ऑयल कंटेंट है और प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट है। तो अगर हम एनिमल डाइट की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन मतलब ये एम्ब्रियो को तो प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हम सीड लेते हैं और सीड से हमको जो न्यूट्रिशन मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। तो मैंने रिमेंबर के लिए डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट और यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दी है। एंडोस्पर्म इज फॉर्म व्हेन टू स्पर्म न्यूक्लियर इनसाइड अ पोलन ग्रेन रीच द इंटीरियर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट समटाइम कॉल्ड एज अ एम्ब्रियो सैक। तो मैंने बताया था कि वो पोलन ट्यूब है, जब उससे दो स्पर्म न्यूक्लियर आएंगे और वो रीच करेंगे पोलन सैक को, तो उसमें से क्या होगा, वन स्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइज द एग सेल एंड फॉर्मिंग द जाइगोट। ओके, जो कि हमने देखा अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाइल द अदर स्पर्म न्यूक्लियस यूजुअली फ्यूजेस विद द बाइन्यूक्लियर्ड सेंट्रल सेल। तो वो जो बीच की जो सेल थी जो कि दो न्यूक्लियस की थी उसको हम बाइन्यूक्लियेटेड कहते हैं, तो उससे वो फ्यूज़ होगा फॉर्मिंग अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो उससे क्या बनेगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म का सेल बनेगा, उसको हम PEC भी बोलते हैं। ओके, it is the nucleus is often called as a triple fusion nucleus. That cell create in process of double fertilization develop into the endosperm. Because it is formed by separate fertilization, the endosperm constitute an organism separate from the growing embryo. तो एंडोस्पर्म क्या है कि ये सेपरेटली डेवलप होता है ना, मतलब जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है तो वो स्पेशली एक एंडोस्पर्म के लिए होता है। पहला तो एम्ब्रियो के लिए हो गया और दूसरा जो इवेंट है वो किसके लिए होगा, तो एंडोस्पर्म के लिए। तो जब भी हम सीड को कंसिडर करते हैं तो सीड में एंडोस्पर्म का पार्ट अलग ही रखते हैं, मतलब उसको अलग ऑर्गन का दर्जा है। ओके, तो अभी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे आप तो 3 टाइप में एंडोस्पर्म फॉर्म हो सकता है, जो कि मैंने आगे डिस्कस किया है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो उसमें से है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड हेलोवियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो ये 3 टाइप है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के। तो उसमें से हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। So where repeated free nuclear division takes place. If cell wall is formed, it will form after free nuclear division, commonly referred to as liquid endosperm. Coconut water is an example of this. So
सिंपल सा एग्जांपल है कोकोनट का। ओके, अगर कोकोनट में अगर आप देखेंगे कि क्या है, उसमें जो वाटर होता है जो कि न्यूट्रिशियस होता है बहुत, तो वो क्या है, एंडोस्पर्म है। तो वो कैसा है कि वो कैसे बनता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। तो अभी देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, एक सेल वॉल यहाँ पे मैंने बनाया। ओके, इस सेल वॉल में क्या है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। हाँ, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो ये जो है एक न्यूक्लियस है यहाँ पे। अभी ये जो न्यूक्लियस है तो उसमें क्या होगा कि कंटिन्यूअस डिवीजन होगा। तो 1 से हो गया 2, 2 से हो गए 4, 4 से फिर हो गए 8, 8 से फिर ये बढ़ता जाएगा। ओके, लेकिन ये जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है तो वो कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब इसमें साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं हो रहा है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि अगर एक डिवीजन हो गया तो उसमें क्या होगा कि एक सेल वॉल भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक सेल वॉल, फिर यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि सिंपली ये जो कोकोनट है, तो इस कोकोनट में क्या है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, और इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से क्या होगा कि ये लिक्विड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया पहला वाला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अभी दूसरा वाला जो है सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अभी सिंपल उसी टाइप में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये एक सेल है। बाद में एक मिनट, अभी इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं पैटर्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया कि वो कोकोनट का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। यहाँ पे मैंने एक सेल बनाई जिसको क्या है कि सेल वॉल है। और क्या होगा इसमें कि एक जो न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एक है, एक से दूसरा वाला बन गया, दूसरे से तीसरा। हाँ, अभी ये ऐसा बढ़ता जाएगा इसका नंबर। लेकिन ये क्या करता है, ये साइटोकाइनेसिस को फॉलो करता है। मतलब इसमें क्या होगा, जब भी कोई न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो उसको सेल वॉल भी आ जाएगा, मतलब इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, अभी पहले वाला जो था उसमें क्या है कि सिर्फ वो जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली डिवाइड हो रहा है, उसको साइटोकाइनेसिस का कोई भी प्रोसेस वहाँ पे नहीं दिख रहा आपको। हाँ, मतलब सेल का डिवाइडेशन नहीं है, सिर्फ फ्रीली क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो फॉलो कर रहा है साइटोकाइनेसिस, मीन्स वेर ए सेल वॉल फॉर्मेशन इज कोइंसिडेंट विथ न्यूक्लियर डिवीजन, कोकोनट मीट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि वो कोकोनट मीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकोनट का मांस, या फिर मराठी में उसको बोलते हैं खोबरं या फिर गर। ओके, जो कि कोकोनट का होता है। तो वो क्या है, इसका एक एग्जांपल है। उसमें आप अगर देखेंगे तो वो जो वाइट कलर का लेयर होता है, वो क्या है कि कोइंसिडेंट है। कैसे, अंदर जो है तो अंदर में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर डिवीजन फ्रीली हो रही है, लेकिन जो ऊपर का लेयर है तो ऊपर के लेयर में क्या बनेगा, तो सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा। और बाद में लास्ट का टाइप आता है वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या है, सो वेयर सेल वॉल इज लेड डाउन बिटवीन द फर्स्ट टू न्यूक्लियाई, आफ्टर विच वन हाफ डेवलप्स एंडोस्पर्म along the cellular pattern and the other half along the nuclear pattern। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए एक सेल ले ली मैंने फिर से, चलो ये एक बना लिया यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसमें, हाँ, मतलब ये एक इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बीच में हो गया यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन। देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हो गई, तो अभी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो उसमें जो अभी न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो पहला वाला जो है तो वो क्या करेगा कि जैसे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हुआ था ना, कि ये क्या करेगा कि इस तरह से सिर्फ डिवाइड होगा। ओके, ऐसे 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 डिवाइड हो गया ये। और दूसरा जो है
वो डिवाइड भी होगा और उसमें क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस फॉलो भी होगी। तो इस तरह से हो गया। तो ऐसा जो एंडोस्पर्म बनता है तो उसको हम बोलते हैं हेलोवियल एंडोस्पर्म। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के टाइप में क्या होता है कि एक जो सेल है वो जब भी डिवाइड होगी बीच में से, ये सेल जब बीच में डिवाइड होगी तो उसमें फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन से सिर्फ जो सेल वॉल है वो डेवलप हुआ है और डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा। ओके, मतलब इसमें क्या है कि दोनों प्रोसेस फॉलो हो गए, एक तो साइटोकाइनेसिस भी हुआ और बाद में उसका कैरियोकाइनेसिस भी हुआ। मतलब कि जो प्रोसेस है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की और सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है तो इसको आप हेलोवियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कह सकते हैं। ओके, तो 3 टाइप के एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखे हमने, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड हेलोवियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अभी उसके बाद में टाइप्स ऑफ सीड अकॉर्डिंग टू द फूड स्टोरेज टिश्यू। तो अभी सीड का टाइप होते हैं, मतलब कैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले एक लेक्चर में, कुछ जो सीड है तो उसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है। उस टाइम क्या है, जो फूड का जो न्यूट्रिशन है, सीड का जो भी न्यूट्रिशन है, सीड में अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट हुआ तो सीड का जो न्यूट्रिशन है तो वो कहाँ चला जाता है, वो कोटिलिडॉन में होता है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, मतलब साइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तो उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। जब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, अगर ये पूरा की पूरा यूटिलाइज हो गया, मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा की पूरा एंडोस्पर्म ख़त्म हो गया, तो उसमें क्या होगा कि एंडोस्पर्म अभी तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो उस टाइम पे वो जो एम्ब्रियो है तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, वो कोटिलिडॉन से न्यूट्रिशन लेगा। तो इस टाइप के सीड जो है तो उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, मीन्स इन विच endosperm is absent. So there are 2 types, first is endospermic seed and second is a non endospermic seed। और endospermic seed जो है उसको आप albuminous seed भी बोल सकते हैं और non endospermic seed है उसको आप बोलेंगे exalbuminous seed। मतलब जो endospermic seed है तो endospermic seed are those in which food is stored in endosperm। एग्जाम्पल है उसका wheat, राइस एंड बाजरा। इसमें क्या है कि एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ है सीड में, जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम पे, इसमें ये प्रेजेंट आ गया। ओके, और जिसमें एब्सेंट है तो उसको हम एक्सल्बुमिनस सीड कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आर दोज इन विच फूड इज स्टोर इन कोटिलिडॉन। मतलब उसमें क्या है कि एंडोस्पर्म एब्सेंट है। एग्जांपल है इसका पी एंड ग्राम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म। तो ये देखिए यहाँ पे ये कोकोनट है, कोकोनट में ये जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, तो सॉरी, ओके, ये जो लिक्विड एंडोस्पर्म यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो गया कि एग्जांपल लिया था हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का ना। तो अगर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखेंगे आप तो देखिए ये जो डॉट 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 है सारे, तो ये क्या है कि एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है इसमें। तो ये क्या हो गया कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो गया। बाद में अगर आप देखेंगे कि सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, तो सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में क्या होगा कि ये जो डॉट डिवाइड हुए हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे कि साइटोकाइनेसिस के फॉलो करेंगे। अगर साइटोकाइनेसिस फॉलो हो गया तो हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और तीसरा टाइप हमने देखा था जिसमें क्या हुआ है कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये जो पूरा एंडोस्पर्म है उसको डिवाइड हो गया, एक साइड में ये जो अलग चल रहा है और दूसरे में अलग चल रहा है, ये 3। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीड कोट। ओके, सो सीड कोट अगर आप देखेंगे कि अभी हम अगर जाएंगे हमारे पिछले स्लाइड में, ओके, तो ये आ गया हमारा सीड। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, साइड में इसका सीड कोट है सब, ये और ये वाला।
अगर आप इसको देखेंगे ठीक से देखिए, इसमें क्या है तो 2 लेयर है, 2 लेयर आपको दिखाई देने चाहिए। ये जो है ये एक इनर वाला है और यहाँ पे आपको एक आउटर वाला लेयर दिखाई देगा। ओके, तो सीड कोट बना होता है 2 लेयर से, जिसको हम बोलते हैं टेस्टा, और दूसरा जो लेयर है उसको हम बोलते हैं टेगमेन। ओके, अभी जो टेस्टा है तो वो आउटर साइड को प्रेजेंट होता है और वो कैसा होता है, थोड़ा सा वैक्सी टाइप होता है। वैक्स मतलब जैसे कि आप लोटस का एग्जांपल ले लीजिए। हम जैसे लोटस का अगर लीफ है उस पर अगर आप वाटर का ड्रॉपलेट डालेंगे तो क्या होगा, वो ड्रॉपलेट एब्सॉर्ब होगा या फिर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा वहाँ से। वैसे ही क्या है कि ये जो आउटर लेयर है टेस्टा, तो उस पर वैक्सी लेयर होता है, और जो इनर लेयर है टेगमेन तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जो आउटर लेयर है वो थिक होता है, इनर लेयर क्या होता है, थिन। तो द सीड कोट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, ये हमें पता है, कैन बी अप वेयरिंग थिकनेस डिपेंडिंग ऑन द सीड टाइप। तो सीड कोट क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जो कि अगर आप सीड को चेंज कर ले तो सीड कोट भी चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपने एग्जांपल ले लिया ग्राउंडनट का, ग्राउंडनट का अगर आप सीड कोट देखेंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाता है, राइट। और अगर उसके जगह पे आप एग्जांपल ले लेंगे किसका, अभी कोई भी बीन ले लो, तो बीन का सीड कोट निकलता है क्या जल्दी से, नहीं। मतलब अभी थिकनेस में उसके क्या होता है तो डिफरेंस होता है, और उसका टफनेस में भी डिफरेंस होता है। सो द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड कोट। तो जब हमने होल की डायग्राम देखी थी तो होल की डायग्राम में क्या था कि 2 इंटीग्यूमेंट्स थे यहाँ पे ऐसे। ओके, और ये जो 2 इंटीग्यूमेंट्स है, एक इनर इंटीग्यूमेंट्स और दूसरी जो है आउटर इंटीग्यूमेंट्स, तो ये क्या करते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। इनर इंटीग्यूमेंट्स जो है वो फॉर्म करता है टेगमेन को, और जो आउटर इंटीग्यूमेंट्स है वो फॉर्म करता है टेस्टा को। ओके, द अपर लेयर ऑफ सीड कोट कॉल्ड द टेस्टा एंड इनर लेयर ऑफ सीड कोट कॉल्ड टेगमेन. Testa is covered with the waxy layer, the cuticle which covered whole layer except the hilum. Okay, so जो कवर्ड होता है वैक्सी लेयर, मतलब वो क्या करता है कि सब सीड को कवर करता है एक्सेप्ट द हाइलम। हाइलम मतलब क्या कि अगर कोई सीड है, जैसे कि ये सीड है और सीड में एक नॉच होता है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइलम। वो किस लिए होता है कि सीड को अगर कुछ न्यूट्रिशन चाहिए बाहर से, जर्मिनेशन के लिए अगर वाटर चाहिए, तो वो क्या करता है, हाइलम से वाटर एब्सॉर्ब करेगा। ओके, लेकिन अगर उस वाटर पे अगर वैक्सी लेयर, सॉरी हाइलम पे अगर वैक्सी लेयर होगा तो क्या होगा, वाटर एब्सॉर्ब ही नहीं होगा और सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। या फिर जर्मिनेट होने के लिए उसको अगर ज़्यादा अमाउंट के लिए वाटर चाहिए तो वो मिलेगा नहीं, इसलिए एक्सेप्ट हाइलम को छोड़कर बाकी सब जगह पे क्या होता है तो ये जो सीड कोट है वो प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड, जिसमें हमने देखा कि सीड के स्ट्रक्चर। ओके, तो सीड के स्ट्रक्चर में पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक सिंपल फ्लावर लिया था हमने। ओके, उस फ्लावर की डायग्राम में हमने देखा कि एसेसरी वॉल्स कौन थे, नेसेसरी कौन से हैं। ओके, और उसमें एक इवेंट मैंने आपको समझाया बाद में, वो क्या था कि फर्टिलाइजेशन का इवेंट, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, या फिर सीड कोट का फॉर्मेशन कैसे हो गया, या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे है, तो ये सब हमने पढ़ा। बाद में अभी हम देखने वाले हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीड। अभी सीड को तो हमने देख लिया, तो अभी सीड में जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है, कंटेंट है, तो वो क्या क्या है वो हमको देखने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कंटेंट दिए हुए कि सीड में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फैट्स, ऑयल, प्रोटीन एंड कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स है। ओके, सो seed contain carbohydrate, protein, fat, oil, mineral and vitamins. So first point लेंगे हम carbohydrate. So it is found in large amount in seed of crop plants. तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में मिलता है। और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके फॉर्म में, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्च, राइट।
सो द सीड ऑफ सीरियल्स आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जो भी सीरियल्स होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं। 65 to 75% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सीड। सो कार्बोहाइड्रेट इन सीरियल्स इट फाउंड इन एंडोस्पर्म एंड इन लेग्यूम्स इट इज़ फाउंड इन कॉटिलिडॉन। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट चाहिए तो जो सीरियल्स है तो उसमें ये मिलेगा एंडोस्पर्म में, और जो लेग्यूम्स है तो इसमें मिलेगा ये कॉटिलिडॉन में। सो स्टार्च इज़ द मेन एनर्जी सोर्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट में। सो अगर आप देखेंगे तो हेमिसेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मतलब मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड आर प्रेजेंट इन सीड, बट कैसे होते तो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। बाद में अगर नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे आप, वाटर। सो इफ़ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट आर देयर। मतलब आप देखेंगे कि सीड अगर ग्रो हो रहा है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। बाद में वो जब मैच्योरिटी को चला जाता है तो मॉइस्चर कंटेंट धीरे धीरे कम भी हो सकता है। सो इन डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ सीड 30 to 80% मॉइस्चर प्रेजेंट एंड एट मैच्योरिटी इट रिड्यूस टू 80 to 35%। सो एंड अगर हम प्रोसेसिंग की बात देखेंगे तो प्रोसेसिंग में हमने पढ़ा था कि सीड का क्या होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। उसमें हमने डिवाइड किए थे ऑर्थोडॉक्स सीड्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट कम कर सकते हैं अगर आपको स्टोर करना है तो। और जो ऑर्थोडॉक्स है उसका 5% तक, और जो रिकैल्सिट्रेंट है उसका 20 to 30% तक कम कर सकते हैं। तो ये वाटर के बारे में हो गया। उसके बाद में क्या होता है सीड के केमिकल कंपोजिशन में, तो फैट एंड ऑयल। सो इन ऑयल सीड एंडोस्पर्म एंड कॉटिलिडॉन contains fat which provide energy. So fat are present in the form of globules which are glyceride of fatty acids. Okay, so जो फैट है वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होगी, तो वो क्या होगा कि फैटी एसिड की जो ग्लिसराइड्स है, ग्लोबुल्स, तो उसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, सो दिस आर वो कैसे होते हैं कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सब। और उसके बाद में अगर ऑयल को देखेंगे आप तो ऑलिक, लिनोलोइक, देन लिनोलेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन सीड। देन केमिकल कंपोजिशन में नेक्स्ट कंटेंट लेंगे हम प्रोटीन। सो इन सीरियल प्रोटीन आर इन स्मॉलर क्वांटिटी वाइल इन लेग्यूम्स एंड ऑयल सीड्स आर सफिशिएंट क्वांटिटी। अगर सीरियल्स की बात करेंगे तो सीरियल्स में क्या है, प्रोटीन कम है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। और अगर लेग्यूम की बात करेंगे या फिर ऑयल सीड की बात करेंगे तो उसमें क्या है, प्रोटीन ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा अमाउंट कम है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड एंड इट इज़ एनर्जी सोर्स। हम सबको पता है कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बनते हैं, और वो क्या है, एनर्जी सोर्स है। सो प्रोटीन आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म, कॉटिलिडॉन एंड सीड कोट। और जो एक्टिव प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम एंड न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं जनरली। सो और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करूँगा कि कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम का रोल भी प्ले करते हैं, या फिर वो किस लिए होते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होते हैं सीड में। मतलब अगर सीड पे किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया तो उस पेस्ट को हटाने के लिए क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है वो वर्क करते हैं एज अ एंजाइम करके। ओके, सो ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी कुछ प्रोटीन होते हैं। और लास्ट का अगर आप देखेंगे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो मिनरल्स में अगर हम बात करेंगे पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन सोडियम, फेरस, जिंक या फिर सिलिकेट हो, तो ये सब जो है तो वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, सीड में, मिनरल्स। सो बट कैसे होते हैं कि स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे सीड में मिनरल्स। ओके, और जो विटामिन्स की बात करेंगे तो विटामिन्स, हार्मोन, एंजाइम एंड सम pigments, so that is carotene and anthocyanin are present. So some other metabolite like tannin, caffeines and nicotine are also present in a composition of seed. So ये जो सीड का केमिकल कंपोजिशन हो गया। ओके, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर। अगर आपको सब समझ में आ गया होगा तो अच्छा है, नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट कर दीजिए या फिर यूट्यूब पे के कमेंट सेक्शन में आप मुझको लिख सकते हैं सब। ओके,
So thank you for the attention.